चलो, कम इन। फर्स्ट न्यूज इज इसमें से काफी न्यूज हम पीआईबी में कवर कर चुके हैं। सिम्बेक्स 2024 इंडिया सिंगापुर नेवल एक्सरसाइज बिगिंस ऑफ विशाखापट्टनम। सिम्बेक्स जो है नेवल एक्सरसाइज है, किसके साथ है? सिंगापुर के साथ। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, बायलेटरल क्या होती है? टू कंट्रीज के बीच में। ठीक है, ये कहाँ पे हुई एक्सरसाइज? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम जो ये ईस्टर्न कोस्ट पे है, बे ऑफ बंगाल में। इंडिया की तरफ से किस वेसल ने पार्टिसिपेट किया? आईएनएस शिवालिक ने। ठीक है, आईएनएस इज इंडियन नेवल शिप। मैं दोबारा बता दूं, जो बच्चे पहली बार ऐसी न्यूज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज डिफेंस एक्सरसाइज में क्या होता है? दो कंट्रीज की जो फोर्सेज है, चाहे नेवी है या एयरफोर्स है, उनके बीच में मॉक ड्रिल्स होती है। मॉक ड्रिल्स मतलब जैसे कि कोई रियल लाइफ सिचुएशन है, जैसे कहीं पे कोई अटैक हो गया है, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है, तो उसमें हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो एक तरह से जो हम प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बस वो एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में जो मिलिट्री रिलेशन है बस वो एनहांस होते हैं, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ता है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 एयर कुशन व्हीकल्स फॉर आईसीजी। आईसीजी इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये एयर कुशन व्हीकल्स क्या होते हैं? ये कुछ मतलब ऐसे व्हीकल्स है कि पोर्टेबल व्हीकल्स है जिनको हम बड़े शिप्स के अंदर रखते हैं, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कोस्ट में, जैसे कि कोई कहीं पे स्मगलिंग चल रही है, ठीक है, तो ऐसी चीजों को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये बहुत फास्ट मूविंग छोटे वेसल्स हैं, जो कि एक गोवा बेस्ड कंपनी बना रही है। इसमें बस वही हमारी आत्मनिर्भरता मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, तो उसमें मैसी इनिशिएटिव बना रहे हैं हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड एक अलग से सिक्योरिटी फोर्स है जो हमारे कोस्ट को गार्ड करती है और पेट्रोलिंग करती है हमारे कोस्ट की। So it is high-speed patrolling along India's coastline to monitor and secure the maritime environment, assisting in gathering information and ensuring the security across the coastal areas. बस इतनी सी दी हुई, आगे समझ जाना उधर कभी भी। नेक्स्ट, एयर कुशन व्हीकल्स क्या होते हैं? कॉमनली नोन एज हूवरक्राफ्ट, an amphibious vehicle designed to operate over various terrains including water, mud, sand, ice, कहीं भी चल सकते हैं। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट इज इजराइल ज्वाइंस एशियन डेवलपमेंट बैंक या 69th मेंबर कंट्री। हम बहुत बार न्यूज में पढ़ते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आसाम को लोन दिया, मध्य प्रदेश को लोन दिया। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है, और इसका मेंबर बनने के लिए जितने भी बाकी मेंबर्स हैं उन सबकी वोटिंग जरूरी होती है। ठीक है, और आप यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होने चाहिए, वो मैंडेटरी है। अब जो कंट्रीज इसका मेंबर बनती है उसको कुछ फंड भी एलोकेट करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, दैट कंट्री इज एलिजिबल फॉर विड्रॉइंग लोन्स। ठीक है, मोस्टली जो इसमें एशियन कंट्रीज है। इजराइल इज ऑल्सो एशियन कंट्री, एशिया में ही है इजराइल, यूरोप के साथ है लेकिन एशिया में ही। सो इट हैज बिकम द 69th कंट्री ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक and 20th non-regional member with effect from 27 September after completing all membership requirements. ये सारे requirements लिखे। To become a member of ADB, a prospective country must be a member of United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific or a non-regional developed country. Membership requires approval from existing member countries, typically through a vote by a board of governors, which consists of representatives from all member nations. This India भी है। Next, European Parliament named Maria Corina Machado and Edmundo Gonzalez as winners of 2024 Sakharov Prize. यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है? यूरोपियन यूनियन है एक। यूरोपियन यूनियन इज ग्रुप ऑफ 26 यूरोपियन नेशंस जिनका आपस में एक इकोनॉमिक ग्रुप है। ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रीज कुछ भी नहीं करती इसमें। इन सबकी एक कॉमन करेंसी है, यूरो। अगर आपने किसी कंट्री में जाना है, आपको कॉमन वीजा मिलता है जिसको शेंगन वीजा बोलते हैं। अगर एक कंट्री का वीजा, आप किसी भी कंट्री में घूम सकते हो। ये कंट्रीज के बीच में कोई बॉर्डर्स नहीं, जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोर्तुगल, डेनमार्क, सारी कंट्रीज जो यूरोपियन मेजर कंट्रीज है, तो उन्हीं की खुद की एक अपनी पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट। इनकी अलग से स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी। इसमें से किसी इंडिविजुअल कंट्री की कोई स्पेस एजेंसी भी नहीं। ठीक है, इनमें जितना भी ट्रेड होता है वो सारा फ्री ट्रेड है, फ्री फ्लो ऑफ पीपल एंड ट्रेड बिजनेस। इसमें पहले ब्रिटेन भी होता था, लेकिन 2016 में ब्रिटेन ने इससे एग्जिट कर लिया था, क्योंकि उसकी करेंसी भी अलग है, उसकी वीजा रिक्वायरमेंट्स भी अलग है। वहां पे वोटिंग हुई थी ब्रिटेन में, उस पूरे इवेंट का नाम था ब्रेग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट।
उसमें 51% लोगों ने वोट किया था कि हम यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहना चाहते, तो वो अलग हो गया था। ठीक है, तो इसका पार्लियामेंट जो है ये एवरी ईयर ये सॉक्राव प्राइज देता है उन लोगों को जिनकी कुछ कंट्रीब्यूशन है फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये दो लोग हैं, इनकी their contribution, the award is given in recognition for their efforts to restore democracy and freedom in वेनेजुएला। वेनेजुएला में बहुत बुरा हाल है। वेनेजुएला में देयर इज मतलब एक रैंकिंग होती है रूल ऑफ लॉ की, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी है लेकिन उस रैंकिंग में वो लास्ट नंबर पे है। डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है। वहां पे ये ड्रग माफिया, यहाँ जो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है वहां पे, तो जो ऑयल बिजनेसमैन है यही कंट्री चला रहे हैं। ठीक है, राइट्स वगैरह लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे इनके कुछ एफर्ट्स हैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, इसलिए इनको अवार्ड मिला। नेक्स्ट इज रश्मिका मंदाना अपॉइंटेड एज नेशनल एम्बेसडर टू प्रमोट साइबर सिक्योरिटी। पता होगा आपको, एक एक्ट्रेस है। ठीक है, तो वो तो पता ही होगा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एनिमल मूवी में रणबीर कपूर के साथ थी कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा नेशनल एम्बेसडर टू प्रमोट साइबर सिक्योरिटी। So she will spread a nationwide campaign aimed to raise awareness about cyber threats, cyberbullying, artificial intelligence generated malicious content. ठीक है, हमें पता नहीं ये सारी चीजें क्या होती है। साइबर फ्रॉड होते हैं, कॉल्स आते हैं इंटरनेट से, हमारे मालवेयर डाले जाते हैं, वायरसेस डाले जाते हैं हमारे पर्सनल डाटा को एक्सेस करने के लिए। तो उसके अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये नेशनल एम्बेसडर बनी। Indian Navy launches GRSE built anti-submarine warfare vessel INS Abhay. GRSE is Garden Research Shipbuilders Engineers. ठीक है, कंपनी है जो इंडियन नेवी के लिए शिप्स बनाती है। एक नया शिप बनाया INS अभय। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कमांड है हमारी विशाखापट्टनम वहां पे। और 80% जो है इसमें इंडियन कंटेंट यूज किया गया, लिखोगे यहाँ पे, विद ओवर 80% इंडिजीनियस कंटेंट। नेक्स्ट इज चाइना सक्सेसफुल लॉन्च न्यू सैटेलाइट ग्रुप याओगन 4303। 3 सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किए हैं अपनी रिमोट सेंसिंग के लिए। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो वो मैपिंग करती हैं और कार्टोग्राफी करती हैं। कार्टोग्राफी इज ड्राइंग ऑफ मैप्स। ठीक है, और उसी सैटेलाइट्स को हम वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो सैटेलाइट इमेजेस होती है, कहीं पे बादल है ऊपर, बादल मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, दैट इज रिमोट सेंसिंग। ठीक है, मैप ड्रॉ करके उसके ऊपर फिर रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग देना। तो ये वैसी सैटेलाइट, हमारी खुद की भी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है INS इनसैट 1, इंडियन सैटेलाइट 1A, इनसैट 1A, वो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमने लास्ट टाइम किया था। खो खो वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने जा रहा है, हो कहां पे रहा है? न्यू दिल्ली में, त्यागराज स्टेडियम में, न्यू दिल्ली। और उसके लिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक लोगो, ये लोगो है, और एक टैगलाइन, द वर्ल्ड गोज खो, हैशटैग द वर्ल्ड गोज खो। ठीक है, तो इसकी टैगलाइन है जो ये सिलेक्ट की। इसमें 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी मेन एंड वुमेन कंपटीशंस। Next, Maharashtra government renames Maharashtra State Skill University on the name of रतन टाटा। ठीक है, सो पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल्स यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया। जो पहले एक यूनिवर्सिटी थी दैट वाज महाराष्ट्र स्किल्स यूनिवर्सिटी। बस इतना नाम याद रखना है। आपने कौन सी स्टेट में हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य राव सिंधिया लॉन्च इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल्स प्रिवेंशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पूफ्ड कॉल्स क्या होती है? जैसे हमारे इंडिया का कोड क्या है फोन नंबर का? 91। स्पूफ्ड कॉल्स क्या होती है? इंटरनेशनल कॉल्स आ रही हैं लेकिन वो आइडेंटिटी अपनी फेक +91 यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज स्पूफ्ड कॉल। वो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होती वो कॉल्स। जैसे कोई बड़े बिजनेसमैन है या कोई बड़े गवर्नमेंट में कोई MP है, कोई MLA है, अगेन साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड के लिए। ठीक है, जैसे किसी को कॉल आया, उसने उठाया तो उसके फोन में एक बग आ गया, उसके बाद उसके पूरे फोन को आप एक्सेस कर सकते हो, उसका कैमरा को एक्सेस कर सकते हो, उसके फोन का माइक 24/7 ऑन रहेगा, वो क्या बातें कर रहे हैं आप सुन सकते हो। ठीक है, तो ये वायरसेस होते हैं, या इनको मालवेयर बोलते हैं, मलिशियस सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं इसके। तो उसके लिए है ये BSNL के साथ मिलकर उन्होंने इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम लॉन्च किया है। This system is designed with the objective to reduce the number of fraudulent calls that display a +91 Indian prefix but originate from abroad. This marks another milestone on Department of Telecommunication effort towards building a safe digital space and protecting citizens from cyber crime. इसकी की फीचर्स वगैरह ही आप पढ़ लेना।
इनके अगेंस्ट होते हैं। ये थ्रेट related to spoofed calls, cybercrime to commit various cybercrimes such as financial scams, impersonating government officials, इसको बोलते हैं impersonating government officials, and among others. नेक्स्ट, फिलीपींस एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कुछ नहीं है, फिलीपींस में एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की एक समिट हुई है और हमारे इंडिया की तरफ से हमारे ये नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के इंडिपेंडेंट चार्ज ये गए थे कि भाई डिजास्टर का इफेक्ट जो हमें कैसे कम करना है, टू एनहांस एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो एशिया पैसिफिक रीजन है, जैसे कल तो आप तीनों आए थे, हमने एशिया का मैप भी किया था, फिलीपींस भी किया था। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? बताओ जो ऑनलाइन बच्चे हैं, फिलीपींस की कैपिटल। एडीबी जो है डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली एडीबी से लोन ले सकते हैं। ओके, सिमरनजीत का आंसर आया वो मेरे को। बाकी अविरल, प्रभजोत, वैष्णवी, ये बच्चे तो कल थे। फिलीपींस की कैपिटल बताओ मुझे बिना गूगल पे देखे। मानला, मानला नहीं, मनीला। हाँ, एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस में मनीला। नेक्स्ट, तो बस वहां पे ये मीटिंग हुई है। ये जो रीजन है ना सारा, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम द रिंग ऑफ फायर। फिलीपींस, इंडोनेशिया, चाइना, इस तरफ पैसिफिक ओशन है, साउथ अमेरिका है, ये पूरे रीजन में बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आके मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी बहुत है, सुनामीज बहुत आ सकती है। तो इसलिए हमारे ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का थीम है। नेक्स्ट न्यूज आगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड लोन फॉर 241.3 मिलियन टू एनहांस पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन वेस्ट बंगाल। अभी जो आपने पूछा अल्पिशा, तो एडीबी जो है ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को लोन्स देता है फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। जो इलेक्ट्रिसिटी है तो मैनेज करने के लिए कुछ डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बहुत सारी फेक है, ठीक है, तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होनी चाहिए। जैसे कि मोस्टली स्टेट्स में तो जैसे पंजाब है, तो पंजाब में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, पीएसपीसीएल है, हिमाचल में एचपीएससी है, लेकिन आप गुजरात में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि पावर सप्लाई कर रही है। ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए, उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, पावर ग्रिड्स लाइन के लिए, जो ऊपर तारे होती है, नीचे अंडरग्राउंड जो वायर्स होती हैं उसके लिए, तो उन सारी चीजों की मैनेजमेंट के लिए ये लोन है, which aims to strengthen the operational efficiency and power distribution companies, discoms। बाकी इसमें वेस्ट बंगाल की अपनी कंपनी है, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, विद बजट ऑफ इतना। तो इसमें सिर्फ यही आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट वुड बी प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स, बाकी इंडस्ट्रीज, बाकी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। नेक्स्ट इज यांग एंड लुई named ISSF Athlete of the Year 2024. ISSF is International Shooting Sports Federation Athlete 2024। ये वर्ल्ड कप भी इंडिया में चल रहा था, तो इंडिया में इसको अवार्ड मिला है, इसलिए जरूरी, इन न्यू दिल्ली। ठीक है, साउथ कोरिया का प्लेयर है ये, यान जिन इन, क्या नाम है, यही है, यान जी इन ऑफ साउथ कोरिया एंड लिू युकुन फ्रॉम चाइना। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पोलियो डे, अक्टूबर 24। पोलियो पता है आपको क्या होता है? बोन्स इफेक्ट, मतलब ये छोटे बच्चों को होता है जिसमें आपके टिश्यू ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है, लिम्स में, बोन्स में। अब इंडिया से रेडिकेट हो चुका है, ये खत्म हो चुका है ये पोलियो। तो उसके अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड पोलियो डे अक्टूबर 24 को ऑब्जर्व करते हैं। डिस आर्मामेंट वीक 24 to 30। डिस आर्मामेंट मतलब कंट्रीज अपनी एम्यूनेशन को कम करे, दैट इज डिस आर्मामेंट, कि हम इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, इतने ज्यादा मिसाइल्स या बाकी चीजें हैं, तो उसको हम रिड्यूस करें। To promote awareness of disarmament initiative that have been historically used by countries throughout the world to establish international peace and security। ये यूनाइटेड नेशन इसको अडॉप्ट करता है, इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है कंट्रीज को मोटिवेट करने के लिए कि हम कम से कम वेपन्स बनाएं, तभी कम से कम यूज करेंगे हम उसका।
नेक्स्ट इज नेशनल आयुर्वेदा डे, 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज धन्वंतरी जयंती और धनतेरस, सेलिब्रेटिंग द धन्वंतरी, द हिंदू गॉड ऑफ आयुर्वेदा. 13th डे ऑफ कृष्ण पक्ष इन द मंथ ऑफ अश्विन ऑफ हिंदू कैलेंडर. इसका थीम है आयुर्वेदा इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ. फिर आप डेट याद रखो, 29 अक्टूबर नेशनल आयुर्वेदा डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन, तो प्लीज याद रखना इसको. 78th इन्फेंट्री डे, 27 अक्टूबर. इन्फेंट्री क्या होती है? फुट सोल्जर्स. ठीक है, आर्मी में जो फुट सोल्जर्स उनको इन्फेंट्री बोलते हैं. जो तोप चलाते हैं उनको कैवेल आर्टिलरी बोलते हैं. जो घुड़सवार होते हैं उनको कैवेलरी बोलते हैं. ठीक है, तो ये इन्फेंट्री डे है. This day commemorates the 1st Battalion of Sikh Regiment at Srinagar Airfield 1947 to protect Jammu and Kashmir from Pakistan Kabali Raiders and Pakistan Army. ये जो हमारा POK जहाँ पे बना बाद में, जब 1947 में हमारी पहली वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, जब पाकिस्तान की आर्मी ने जब इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर आधे से ज्यादा एक्वायर कर लिया था, फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ने वहां पे उनको रोका इस डे पे. तो उस डे पे ये इन्फेंट्री डे हम मनाते हैं. India and WHO jointly hosted 19th ICDRA in New Delhi. This is International Conference on Drug Regulatory Authorities, collaboration with World Health Organization, smart regulation, delivering quality assured medical products to all. थीम से पता लग रहा है आपको कि हम जो मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमने पीआईबी में पढ़ा था कि इंडिया को हमें ग्लोबल मार्केट बनाए जो मेडिकल प्रोडक्ट्स की, जो मेडिकल मशीन्स बनती हैं, जैसे कि एक्सरे मशीन है, ईसीजी मशीन है, बाकी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें. स्टेथोस्कोप होता है, ये ब्लड प्रेशर को हम काउंट करने के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं? क्या बोलते हैं बीपी मशीन को? बीपी मशीन बोलते हैं शायद, स्विग्मो मैनोमीटर ऐसे कुछ बोलते हैं, स्विग्मो मैनोमीटर. नेक्स्ट, पीएम मोदी विजिटेड from 22nd 23rd October to 16th ब्रिक्स समिट इन काजान. काजान रशिया में है. ठीक है, ब्रिक्स में बहुत सारी कंट्रीज हैं. अब ओरिजिनली 5 ही कंट्रीज थी, पहले ब्रिक होता था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ब्रिक्स हो गया. अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज है, इजिप्ट है, यूएई है, ईरान है. बाद में हमने इसको बहुत सारी कंट्रीज में एनहांस कर दिया. एक इकोनॉमिक कॉपरेशन था अगेन कंट्रीज के बीच में. तो अभी इनकी मीटिंग हुई है रशिया में, जिसमें इनका मेन यही एम है, कजान डिक्लेरेशन साइन किया फॉर स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स टू डिस्कस की ग्लोबल इश्यूज. ठीक है, इसमें कजान डिक्लेरेशन, अ कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग की एरियाज ऑफ कॉपरेशन एंड ब्लॉक्स यूनिफाइड स्टांस ऑन ग्लोबल इश्यूज. ये कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम सबको आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने की जरूरत है. इसके साइडलाइंस पे इंडिया चाइना ने भी मीटिंग की. उन्होंने भी बोला कि जो हमारे 2020 से पहले हालात थे वो सारे हम दोबारा उसको रिस्टोर करें, जैसे कि टिकटॉक को दोबारा हम इंडिया में लेके आए. ठीक है, टिकटॉक उस टाइम पे बैन हो गया था. ये भी बात हुई है इसमें कि जो एप्स, चाइनीज एप्स इंडिया में बैंड है, हम वो एप्स वापस लेके आए. ठीक है, चाइना में बहुत सारी एप्स बैंड है. पता नहीं आपको पता है कि नहीं, चाइना में गूगल बैंड है, चाइना में यूट्यूब बैंड है, चाइना में व्हाट्सएप बैंड है. ये सारी एप्स नहीं है, उनकी अपनी एप्स है, और उनकी अपनी इतनी अच्छी एप्स है कि उनको जरूरत नहीं है इन सारी एप्स की. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूट्यूब के यूजर्स हैं वो इंडिया में है. पहले चाइना में थे, फिर चाइना में बैन हो गया है. जो ऐसे अमेरिकन एप्स हैं, क्योंकि गूगल अल्फाबेट इसकी एक पेरेंट कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है गूगल की, अल्फाबेट, वो अल्फाबेट पूरी कंपनी बैंड है चाइना में. उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये. फिर मेटा कंपनी इज बैंड, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा मेटा कंपनी का लिखा आता है जब हम ऐप खोलते हैं, इंस्टाग्राम बाय मेटा, व्हाट्सएप बाय मेटा. नेक्स्ट इज वर्ल्ड वीगन डे. To spread awareness among the people about the benefits of vegan diet on health and well-being. vegan क्या होता है? जो दूध भी नहीं पीते. ठीक है, जो सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, तो वो वीगन और उसके बेनिफिट्स जो हैं उसको अवेयरनेस देने के लिए लोगों को ये दिन है. विजिलेंस अवेयरनेस वीक 28 नवंबर. विजिलेंस क्या होता है? करप्शन को रिड्यूस करना. ठीक है, इसके लिए एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन जो है उसको रिड्यूस करती है. चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, चाहे डिफेंस डिपार्टमेंट है, हर एक में. तो ये एक मतलब विजिलेंस को प्रमोट करने के लिए
UN Minister Rajiv Ranjan launched pandemic fund project in 21st livestock census to boost animal health security. ये हमने पहले किया था शायद पीआईबी में, लास्ट टाइम जब G20 मीटिंग हुई थी तो उसमें हमने एक ये फंड बनाया था, पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, ठीक है, G20 में, कि आगे फ्यूचर में आने वाले पेंडेमिक जैसे डिजीजेस जो हैं उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे, ठीक है। एंड दूसरा, to strengthen animal health security in India for pandemic preparedness and response during this event. Livestock क्या होता है? What is livestock? गाय, भैंस, ठीक है, ये सारी चीजें जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जिनको हम डोमेस्टिकेशन में या एनिमल हस्बेंड्री में यूज करते हैं, उनका भी सेंसस होना चाहिए, उनकी भी पॉपुलेशन की गिनती होनी चाहिए। सेंसस से हमें पता लगता है कि किसी भी एक स्पीशी की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे अगर हम टाइगर सेंसस कर रहे हैं तो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है तो हमें कंजर्व करने की जरूरत है, ठीक है, वैसे ही तो उसके लिए बस ये गवर्नमेंट लॉन्च ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग। अब हम फोन में वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, हमें एक सिटी का पता लगता है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि ग्राम पंचायत मतलब विलेज लेवल तक का अगले 5 दिन का वेदर फोरकास्टिंग हमें पता लगे। एक विलेज का, विलेज आपको गूगल पे नहीं दिखती, ठीक है, तो ग्राम पंचायत मतलब विलेज, विलेज लेवल पे। So this is first time the localized weather forecast will be available at Gram Panchayat level. It is developed in collaboration with Ministry of Panchayati Raj, Indian Meteorological Department, Ministry of Earth Sciences. Objective क्या है? ये जो एग्रीकल्चर में डिजास्टर मैनेजमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों की टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे बस। इसमें और बहुत सारी एप्स हैं, जैसे कि ये एक मौसम ग्राम, एमिंग हर मौसम हर घर मौसम, वेदर इंफॉर्मेशन फॉर एवरी हाउस होल्ड एनी टाइम, यही है ना, हर मौसम। इंडिया पाकिस्तान रिन्यू करतारपुर कॉरिडोर अग्रीमेंट अंटिल 2029, कुछ पता है इसके बारे में? ठीक है, तो पंजाब पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा है करतारपुर, मतलब वो गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। ही स्पेंट हिज लास्ट इयर्स उस गुरुद्वारे में, और वो बिल्कुल बॉर्डर पे है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, लेकिन पाकिस्तान साइड पे लाया करता है, मतलब इंडिया के बॉर्डर से, हाँ मतलब गुरदासपुर के पास। तो बॉर्डर से ये गुरुद्वारा कुछ 3 किलोमीटर है। पहले क्या होता था, लोग जाते थे और बॉर्डर से जो वहां पे आर्मी है, बीएसएफ है, वो बाइनोकुलर से दिखाते थे गुरुद्वारा, ठीक है, लोग जाते थे वहां पे। एक मतलब एक सिटी है डेरा बाबा नानक, बिल्कुल बॉर्डर पे। फिर उसके बाद 2019 में, मतलब काफी पहले से प्लान्स थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के प्लान्स थे कि हम इंडियंस को अलाउ कर दें 3 किलोमीटर तक तो आना है अंदर, ठीक है, गुरुद्वारे तक आने के लिए। तो 2019 में इमरान खान तब वहां का प्राइम मिनिस्टर था, फिर तब उन्होंने एक कॉरिडोर ओपन किया, जिसमें क्या था कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स आर अलाउड सुबह आके शाम को वापस जाने के लिए, ठीक है, मतलब आप गुरुद्वारे से आगे नहीं जा सकते हो पाकिस्तान में, लेकिन आपको वीजा फ्री आप पाकिस्तान आ सकते हो एक दिन के लिए, जिसमें आपको $20 जो है वो फी पे करनी पड़ेगी, और वो आपकी पहले रजिस्ट्रेशन होती है, मतलब वहां पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे अप्लाई करना पड़ता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको परमिशन देती है। फिर वहां पे हम जाते हैं टर्मिनल पे, फिर वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाते हैं, मतलब जैसे जो प्रोसीजर होता है, लेकिन जो आपको वीजा नहीं मिलता, मतलब वो एक दिन के लिए बस आपकी एंट्री है। तो वो उस टाइम पे सिर्फ 5 ईयर्स के लिए था। उस टाइम पे फिर मोदी जी भी आए थे, सब लोग आए थे वहां पे। उस टाइम पे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, तो उस टाइम पे उसकी इनॉग्रेशन हुई थी 2019 में। फिर अब 2024 में वो जो 5 ईयर्स का एग्रीमेंट था वो एक्सपायर हो गया। तब 2024 में अभी एससीओ की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, तो यहाँ से हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर गए थे। फिर वहां जाके उन्होंने दोबारा इसको 5 ईयर्स के लिए रिन्यू कर दिया, तो आगे 5 ईयर्स के लिए वैसे कंटिन्यू रहेगा कि इंडियंस एक दिन के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो डिस्पाइट द रिन्यूअल इंडिया इज रिएटरेटेड इट्स रिक्वेस्ट टू पाकिस्तान टू वेव अप, इंडिया बोल रहा है कि ये भी हटा दो, $20 भी हटा दो, कि ये भी क्यों लेने हैं आपने जो इंडियन करेंसी में इतने बनते हैं, ठीक है। सर्विस चार्ज imposed on each pilgrim, Pakistan maintain its fee necessary to cover the cost associated with maintaining the corridor and facilities, मतलब पाकिस्तान वहां पे फिर उनकी बसेस आती हैं, वो बॉर्डर से बसेस में लेके जाते हैं, मतलब वो 3 किलोमीटर तक लेके जाते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं, फिर उसको सारी चीजें। तो ये आगे अब रिन्यू हो चुका है 5 साल के लिए।
नेक्स्ट, एडीबी अप्रूव्स $434 million लोन फॉर सोलर एनर्जी एक्सपेंशन इन आसाम। जो ये स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है 3000 मेगावाट बाय 2030, 500 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट लगेगा। कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ Assam. This loan and technical assistance are intended to catalyze Assam shift towards renewable energy, reinforcing both energy security and environmental responsibility in state. जिसमें एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई गई बिटवीन असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड इंडियन ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो सिर्फ असम के लिए है। वैसे ऐसी न्यूज में ना एक अमाउंट आता है और स्टेट आती है और क्यों, हेडलाइन में ही है जो है कि कितना फंड दिया, किसको दिया, क्यों दिया, किसने दिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट, एनटीपीसी एंड आईए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड इंडियन आर्मी जॉइंट हैंड्स अराउंड द क्लॉक पावर सप्लाई यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन। इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रिड अनाउंस किया लेह लद्दाख में। ठीक है, उस हाइट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सके यूजिंग हाइड्रोजन। वहां पे ऑलरेडी जनरेटर्स हैं, लेकिन वो जनरेटर जो है वो डीजल पे चलते हैं और डीजल जो है वो -30-40 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम आती है हाई टेरेन एरियाज में टू द इंडियन आर्मी के फोर्सेस। ठीक है, तो इसलिए एनटीपीसी ने वहां पे प्रोजेक्ट अनाउंस किया है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी का हम प्लांट लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए है दिस प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे stable power supply using green hydrogen technology for off-grid army locations. The solar hydrogen microgrid developed by NTPC will operate independently, supplying 200 kilowatt of power throughout the year, replacing existing diesel generation in off-grid army locations. जिसमें कि ये जो डिजाइन किया जाएगा -30 डिग्री सेल्सियस और 4400 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक ये काम कर सकेगा। नेक्स्ट इज नेशनल यूनिटी डे। अक्टूबर 31 को ऑब्जर्व करते हैं हम। अक्टूबर 31 को किसका बर्थडे होता है? नेशनल यूनिटी डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम पे स्टैचू भी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनके नाम पे अवार्ड्स भी है, एकता अवार्ड, यूनिटी अवार्ड। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे अक्टूबर 31 को नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ठीक है, बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इंडियन बिस्मार्क भी बोलते हैं। बिस्मार्क जर्मनी में एक लीडर था जिसने जर्मनी, उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। तो इन्होंने, जैसे वो बिस्मार्क ने पूरा जर्मनी बनाया था, इन्होंने इंडिया, इनकी कंट्रीब्यूशन थी सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ जुड़वाने में, तो इसलिए इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया या बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। पहले ही वॉज प्रपोज्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, जब पार्टीशन से पहले, लेकिन उन्होंने खुद जवाहरलाल नेहरू को वो पोजीशन दी एंड खुद ही बिकेम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, लेकिन 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व नवंबर 3 को ऑब्जर्व करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? मतलब जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फॉर एनिमल्स, बर्ड सेंचुरी इज फॉर बर्ड्स, टाइगर रिजर्व इज फॉर टाइगर, बायोस्फीयर रिजर्व इज फॉर बोथ फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, मेरीन ऑल्सो। ठीक है, जिसमें आपके हर तरह का इकोसिस्टम होगा। लैंड के ऊपर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी होगा, वेटलैंड्स भी होंगे, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम भी होगा, पानी भी होगा, मेरीन या एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होगा। उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। बायोस्फीयर मींस हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज लैंड, हाइड्रोस्फीयर इज हवा, सॉरी, लिथोस्फीयर इज लैंड, हाइड्रोस्फीयर इज वाटर। ठीक है, हाँ, एटमॉस्फेयर भी आ गया वो भी। तो हम ज्योग्राफी कर रहे हैं अभी। मैं इंडिया में टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस चला रहा है। यूनाइटेड नेशन का अपना प्रोग्राम है, एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं आपको कौन कौन से है, कहाँ पे है, वो भी ज्योग्राफी पे करेंगे हम। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन में। छत्तीसगढ़ लॉन्चेस सुगम ऐप फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड कर्बिंग फ्रॉड्स। जितने भी हमारी रजिस्ट्रेशन होती हैं घर की, तो सबको डिजिटाइज करने के लिए।
ठीक है, कि ट्रांसपेरेंसी आ सके, जो फ्रॉड्स हैं वो कम हो सके, मतलब बेसिकली डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स या प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, उसके लिए है। स्टेट याद रखनी है आपने, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? बिल्कुल सही, रायपुर। आप लोग भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? ये स्टेट्स की थी आपने, नहीं की थी? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस दीपम 2.0 स्कीम एज दिवाली गिफ्ट फॉर वुमेन। दिवाली पे जो हाउस रूरल वुमेन है उनको 3 LPG सिलेंडर देंगे, ठीक है, बस वो स्कीम है बाय आंध्र प्रदेश। इनके सीएम है चंद्रबाबू नायडू। लॉन्च दीपम 2.0 स्कीम एज दिवाली गिफ्ट इन एदुपुरम, आंध्र प्रदेश। Scheme is one of the Super 6 poll promises made by Telugu Desam Party. Government will provide 3 gas cylinder free of cost to eligible beneficiaries at rate of 1 in 4 months. एक के दाम में 3 ले जाओ, buy 1 get 3। ठीक है, तो बस स्टेट याद रखनी है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एज सेंसस बिल्डिंग इन इंडिया एंड लॉन्च CSR मोबाइल एप्लीकेशन। CSR इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये जितने भी डेथ्स हो रही है, जितने भी बर्थ्स हो रहे हैं, उनको रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, जिससे आपको डेथ सर्टिफिकेट इजीली मिल सके और बर्थ सर्टिफिकेट इजीली मिल सके, आपको जगह जगह जाके ऑफिस में धक्के ना खाने पड़े, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन है। बाकी सेंसस बिल्डिंग है दिल्ली में, वहां पे इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया बस। इंडिया AI एंड मेटा लॉन्च सृजन, ये हमने पहले किया हुआ है PIB में। सृजन जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन IIT जोधपुर। याद है? नहीं याद? इंडिया AI, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का एक इनिशिएटिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लेबोरेटरीज बनाने के लिए, ठीक है, विद मेटा। मेटा भी हमने किया, मेटा नाम मेटावर्स से आया। कहाँ पे? IIT जोधपुर, ठीक है, जिसमें ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, पेटेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में वो दिया जाएगा। Alongside this center, India AI met in collaboration with All India Council of Technical Education have launched Yuva AI initiative for skilling and capacity building to empower India's youth in AI। का नाम याद रखना आपने, सृजन। महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड दिल्ली among top 3 states and direct tax contributor in financial year 24। SBI की रिपोर्ट है जिसमें SBI बोल रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली के जो लोग हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा ITR फाइल की, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स पता नहीं क्या होता है? टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली हम सरकार को दे रहे हैं, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स हमने सरकार को दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जो हम सरकार को नहीं दे रहे, आप पिज्जा खाने गए डोमिनोज पे, आपने साथ में कुछ GST दिया, वो आपने सरकार को नहीं दिया ना, वो तो आपने डोमिनोज के दिया, डोमिनोज आगे सरकार को देगा, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। GST जो है दैट वाज द मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। GST आने से पहले अलग तरह के टैक्सेस होते थे, जैसे मूवी देखने जाओ वैट अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग था, सर्विस चार्ज अलग था, एंटरटेनमेंट टैक्स अलग था, फिर सबको कंबाइन करके एक टैक्स लगा दिया। ऐसे था पहले। वैट होता था वैल्यू एडेड टैक्स 12.5%, सर्विस टैक्स 5% अलग होता था, सर्विस चार्ज कुछ कुछ रेस्टोरेंट लगाते थे, कुछ नहीं लगाते थे, जो कि देना मैंडेटरी नहीं होता था, लेकिन हमें नहीं पता था, ठीक है। आप बहुत बार ऐसे होता था, जिनको पता था वो लोग देते नहीं थे सर्विस चार्ज, बोलते थे हमें सर्विस नहीं पसंद आई आपकी, हम नहीं देंगे सर्विस चार्ज, ठीक है। तो उन सबको मिला के अब एक टैक्स हो गया। पहले बहुत अलग अलग तरह के टैक्स होते थे, कॉर्पोरेशन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, काउ सेस, स्वच्छ भारत सेस, ये भी लगता होता। सेस होता टैक्स ऑन टैक्स, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स, तो स्वच्छ भारत के लिए टैक्स लोगों से लेते थे, ठीक है। कहीं भी कुछ भी करने जाओ, स्टाम्प पेपर खरीदने जाओ, उसके ऊपर अलग से टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्राइवेट कंपनीज का टैक्स होता, प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आप घर की रजिस्ट्री करा रहे हो उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स देते हो, तो उन सारे टैक्सेस को मिला दिया, ठीक है। तो उसमें टॉप स्टेट्स याद रखनी आपने, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, उसके बाद तमिलनाडु, देन गुजरात। 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड 176 आउट ऑफ 180।
बहुत ज्यादा पीछे। वर्स्ट 5 कंट्रीज में इंडिया है इन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, जिसमें टॉप पे आई गेस लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क, ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। और लास्ट पे ये किरिबाती, ये अफ्रीकन कंट्री है। और टर्की, इराक, माइक्रोनेशिया जो ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बॉगनविले, फिजी, यूनियन आइलैंड्स, वो सारे माइक्रोनेशिया हैं। और इंडिया जो है 176 पोजीशन पे, बहुत ज्यादा पीछे। हम इतने सारे इनिशिएटिव्स चला रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हम साथ के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इतनी रामसर साइट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वर्स्ट 5 कंट्रीज में आ रहे हैं। लग्जमबर्ग जो है, यहाँ पे पूरी दुनिया में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, एक पर्सन की जो इनकम है वो हाईएस्ट इस कंट्री में, लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग करेंसी है इसकी, और यहाँ पे पब्लिक सर्विस जो है वो बहुत अच्छा है। ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज फ्री, मेडिकल इज फ्री, एजुकेशन इज फ्री, सब कुछ फ्री है लोगों के लिए। लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम टैक्स जैसे यहाँ पे 28% है, वहां पे कुछ 35% है। लेकिन लोग पे कर रहे हैं, लेकिन लोग सिर्फ टैक्स ही पे कर रहे हैं ना सर्विसेज के लिए, ठीक है। और तो कोई पैसा नहीं दे रहे, एजुकेशन में पैसा नहीं दे रहे, हेल्थ में पैसा नहीं दे रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में पैसा नहीं दे रहे, तो वो पैसा उनको चुभता नहीं। हम इतना टैक्स दे भी रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारी कितनी सारी और एक्सपेंसेस है। मेडिकल इंश्योरेंस हम करवाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें दवाइयां अपनी जेब से खरीदनी पड़ती। यूएसए, फ्रांस, अर्मेनिया, मर्जेस इंडिया टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट कस्टमर्स। अब इंडिया इंपोर्ट तो करता है डिफेंस में, लेकिन एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया से करते हैं, रशिया से करते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, हम किसको कर रहे हैं? यूएस, फ्रांस और अर्मेनिया को। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। फ्रांस तो कंट्री है अलग से। फ्रांस की कैपिटल बताओ। रायपुर, पेरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वेरी गुड। अब मुझे अर्मेनिया की कैपिटल बताओ, ये हमने कल किया है। कल आप सबको एटलस पे मार्क भी करवाया था अर्मेनिया और उसकी कैपिटल, लेकिन तब आप ऐਵੇਂ ही करी जा रहे थे, मैं बोली जा रहा था और आप मार्क करी जा रहे थे, पर दोबारा खोल के देखा नहीं होगा, आई एम श्योर। बता सकता है कोई अर्मेनिया की कैपिटल? प्लीज गूगल मत करके बताना। येरेव, येरेव, येरेवन। आपको याद है कि नहीं, कलम ने किया था। अर्मेनिया, ये 3 कंट्री साथ में है, मतलब ये स्क्वीज्ड है, तीनों कंट्रीज ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया, ये तीनों कंट्री साथ में। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, अर्मेनिया की येरेवन और जॉर्जिया की तबलीसी। चलो आगे चलते हैं। हुडको टू लैंड 11,000 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अमरावती ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी। अमरावती एक नई सिटी बन रही है, ठीक है, तो उसके लिए 11,000 करोड़ कौन देगा? दिल्ली हाउसिंग बोर्ड देगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली बेस्ड हुडको, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखना, कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं कि सुनामी के क्या क्या इफेक्ट है, हमने सेफ्टी मेजर्स करने हैं, अर्ली ये वार्निंग सिस्टम जो है ये डेवलप करना है। इसके लिए हमने न्यूज पढ़ी भी थी, शायद कल परसों पढ़ा था हमने सुनामी का। यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन इसकी थीम है। तेलंगाना गवर्नमेंट डिक्लेयर सरदार सम्मेलन एज स्टेट फेस्टिवल। ये वहां का एक यादव कम्युनिटी है, उनका एक अपना लोकल फेस्टिवल होता है, उसको उन्होंने स्टेट फेस्टिवल का टैग दिया, ठीक है। जैसे फेस्टिवल्स भी आपको याद रखने हैं, फेस्टिवल कौन सी स्टेट का। ये फेस्टिवल है सदर सम्मेलन, दिवाली के बाद मनाया जाता है।
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च रिवाइज्ड एसओपीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन। अब देखो रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन है जो कि मतलब वो है डिसबैंडेड है, या वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है, या उनसे फोर्सफुल बेगिंग करवाई जा रही है। तो ये आरपीएफ का प्रोजेक्ट है, ऑपरेशन रक्षा करके, ठीक है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलके वो ऐसे बच्चों को मतलब एक तरह से उस सिचुएशन से निकाल के फिर उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स है। और ये अपना during this event, Indian Railways has also announced the expansion of child help desks at major railway stations aimed to strengthening the support network available to children in need. It emphasized on the importance of reinforcing anti-human trafficking units, urged states like Assam, Gujarat, Haryana, Punjab, Chhattisgarh, MP to establish these units in their respective railway station to prevent trafficking and improve traffic safety. Next, India ranks 79 among 142 countries in वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब जैसे हमारी कंट्री का पॉलिटिकल स्टेटस है कि हम डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी में किसका राज होता है? कानून का। सो डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ लॉ, ठीक है, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। कोई भी लॉ को मतलब कमेंट्री नहीं कर सकता लॉ की कि ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी है उसको इंटरप्रेट करके बता सकता है क्या इसका मतलब ये, लेकिन कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो जहां पे भी कुछ ऐसी पावर्स आ जाएंगी, ऐसी गवर्नमेंट्स आ जाएंगी जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से कंट्री को चलाने की कोशिश करेंगी, ठीक है, तो मतलब वहां पे रूल ऑफ लॉ इफेक्ट हो रहा है, रूल ऑफ लॉ प्रिवेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें इंडिया का जो रैंक है वो 79 है अमंग 142 कंट्रीज। टॉप पे वही कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, यही होती है टॉप पे हमेशा। और लास्ट में इसमें वेनेजुएला है। वेनेजुएला इज रैंक्ड 142nd, जिसका भी हमने पढ़ा, जो सॉक्राफ प्राइज मिला था वेनेजुएला में ह्यूमन राइट्स और ये डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए दो लोगों को यूरोपियन पार्लियामेंट ने दिया, वही वेनेजुएला, ठीक है। सो ये ओवरऑल स्कोर जो है 0 से लेके 1 तक रहता है, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज 79th इन द इंडेक्स विद ओवरऑल rule of law score of 0.50, increased by 0.8% compared to last year's score, ठीक है। तो बस इंडिया का रैंक याद रखो। पहले जो हमने न्यूज पढ़ी उसमें क्या रैंक था इंडिया का ग्लोबल कंजर्वेशन नेशनल कंजर्वेशन इंडेक्स में? 176 आउट ऑफ 180, इसमें 79 आउट ऑफ 142। आउट ऑफ की जरूरत नहीं है आपको, बस रैंक याद रखो। इंडेक्स और रिपोर्ट किसने सबमिट की, वो इशू की। नेक्स्ट, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, सुना इनका नाम? नहीं सुना? श्री श्री रविशंकर सुना? ये आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस देते हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बढ़ाना है आपने, ठीक है। तो इन्हीं, हाँ, गुरुदेव भी जो बोलते हैं, ये सोशल मीडिया पे भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं। तो इनको फिजी गवर्नमेंट ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। ये फिजी एक आइलैंड नेशन है ऑस्ट्रेलिया के पास, मतलब अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट का डोमिनियन है ये आज भी। तो जैसे इंडिया में हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ऐसे उनका अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। तो ये गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर, ह्यूमैनिटेरियन एंड फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। ये आर्ट ऑफ लिविंग एक फाउंडेशन है इनकी, इसकी क्लासेस देते हैं, ठीक है। तो उसमें इनको ये मिला है फॉर प्रमोटिंग पीस एंड यूनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Next is Assam launches mission Basundhara to provide land rights to indigenous people. असम में जो शेड्यूल ट्राइब या जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनकी जो लैंड राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिशन है। जैसे नॉर्मली क्या है, असम में अगर आपने लैंड खरीदनी है असम के अंदर ही, तो आपको अपनी एंसेस्ट्री प्रूव करनी पड़ती है। मतलब डोमिसाइल तो है ये, एंसेस्ट्री मतलब कि आपकी पिछली 3-4 पीढ़ियों के डॉक्यूमेंट्स लाओ कि वो शुरू से यहीं रह रहे, ठीक है। 3 जनरेशंस के एंसेस्ट्रीज मैंडेटरी, मतलब कि अगर मैं जमीन खरीद रहा हूँ, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर और उनके आगे फादर, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उनकी आप प्रॉपर्टी डिटेल्स लाओ कि वो यहीं रहते थे, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। लेकिन वहां पे अगर कोई शेड्यूल ट्राइब या बाकी इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, उनको ये
3 जनरेशन एंसेस्ट्री प्रूव करने की जरूरत नहीं अंडर दिस मिशन वसुंधरा। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, अंडर दिस फेज मेंबर्स ऑफ SC ST एंड आदिवासी कम्युनिटीज टी ट्राइब्स गोरखास विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज सन्स ऑफ सॉइल एंड exempted from providing 3 generation ancestry to obtain land rights। ठीक है, तो मिशन का नाम है वसुंधरा, स्टेट है कौन सी, आसाम। ये हमने कल पढ़ा भी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है ये, कहाँ पे, इंडिया में, गोवा में। ठीक है, तो इस बार की जो थीम कंट्री है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। इसमें तो ऑस्ट्रेलिया selected as country of focus for IFFI 2024. The country of focus is the one of the key features of IFFI, offering a dedicated showcase of nation's best contemporary films. ऑस्ट्रेलिया की जो बेस्ट मूवीज है वो यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ये हर साल फिल्म फेस्टिवल होता है नवंबर में और हर साल गोवा में ही होता है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। ये पूरे एशिया का एक सिग्निफिकेंट एक फिल्म फेस्टिवल है, इसलिए इंटरनेशनल बोलते हैं इसको। Brazil becomes second BRICS country not to join China's BRI। BRI है Belt and Road Initiative। देखो 2013 में चाइना ने अनाउंस किया था कि हम दुनिया का सबसे बड़ा एक रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे अक्रॉस एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। इन 3 कॉन्टिनेंट्स को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि चाइना ने बोला कि जी पुराने टाइम पे एक सिल्क रूट होता था जो कि सेम तीनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता था, ईस्ट चाइना से पूरा यूरोप और नीचे अफ्रीका, क्योंकि ये थ्रू लैंड कनेक्टेड है तीनों। तो 2013 में इसने कंट्रीज को बोला कि आप भी कंट्रीब्यूशन करो बीच में। जिस भी कंट्री के बीच में से ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पास होगा वो कंट्री को फायदा होगा, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, बिजनेसेस आएंगे। लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे मना कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? क्योंकि ये जो रोड बन रही है ये, इसके लिए इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो पीओके के बीच में से निकाला। अब इंडिया को ये हो गया कि पीओके से आपने निकाल दिया लेकिन है तो वो इंडिया का पार्ट, हमसे बिना पूछे आपने कैसे निकाल दिया? अब प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान का है, ठीक है, लेकिन हम तो शुरू से स्टैंड में अड़े हुए हैं कि वो इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया ने बोल दिया कि जी हम इसका हिस्सा नहीं है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। और वैसे भी अगर ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन जाएगा तो हमारा पाकिस्तान के साथ वैसे इतना ज्यादा टेररिस्ट इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी इश्यूज है, इजीली हमारे टेररिस्ट इंसर्जेंसी हो सकती है। और नो डाउट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये बहुत बढ़िया है, मतलब पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से ज्यादा बेटर है जो चाइना ने बनाया। जो रोड्स बनाई हैं, जो टनल्स बनाई हैं, जो गिलगिट बाल्चिस्तान जो पीओके वाला रीजन है वहां पे जितनी भी रोड्स बन रही हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में फ्लाईओवर्स है, ठीक है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनते हैं, पाकिस्तान में अंडरपासेस है। लाहौर से लेके कराची तक देयर इज अंडरपास, सीधा ही। तो वो चाइना ने बनाया सारा, ठीक है। कराची पोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। पाकिस्तान में हर जगह पे, पब्लिक प्लेसेस पे, हर सिटी का नाम जो है वो 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, एक उर्दू में, एक इंग्लिश में, एक चाइना की लैंग्वेज है मैंडरिन में, ठीक है। हर पब्लिक असिस्टेंस की जगह में मैंडरिन लैंग्वेज यूज हो रही है। मतलब इतना ज्यादा पैसा है चाइना का पाकिस्तान में, तो इंडिया को प्रॉब्लम है। अभी ब्राजील ने बोल दिया कि जी हम भी ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्राजील का तो एक है कि जी हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात तो हम तो साउथ अमेरिका में, ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ब्राजील को चाइना की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्राजील अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है। ब्राजील का अकेला अकेला कॉफी का ही इतना एक्सपोर्ट है, शुगर केन का इतना एक्सपोर्ट है कि उसको चाइना के साथ कंपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुगर केन सबसे ज्यादा ब्राजील में ग्रो होता है, कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील में ग्रो होती है। ब्राजील में एक जगह साओ पोलो, उसको बोलते हैं कॉफी हब ऑफ द वर्ल्ड। उसके पास एक पोर्ट है सैंटोस, दैट इज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वहां से पूरी दुनिया में कॉफी एक्सपोर्ट होती है सबसे ज्यादा। और ब्राजील के पास माउंटेन रेंजेस हैं, ब्राजील के पास ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इक्वेटर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी है, अमेजोन रिवर भी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। सो ब्राजील has officially decided not to join BRI, with Brazil become second BRICS nation following India to reject participation in infrastructure project.
ठीक है, Brazil aims to leverage aspects of the BRI framework to create synergies between its own infrastructure project and Chinese investment funds without formally joining the initiative. BRICS originally consisted of ये BRI is also known as One Belt One Road or New Silk Road global development strategy launched by China in 2013 aims to enhance connectivity and cooperation among countries primarily across Asia, Europe and Africa. One of the largest infrastructure investment projects in history which estimates total investments of $4 trillion US. 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 13. आपसे 13 होते हैं, 13 जीरो होते हैं. से 1, अगर मैं बोलूं 1 ट्रिलियन, चलो चेक कर लेंगे. 13 कोई नहीं, कंफ्यूजन है, चेक कर लेंगे. नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टेड एज 42nd प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बहुत ड्रामेटिक तरीके से बना ये. कौन था इसका ओपोनेंट? कमाला हैरिस. ठीक है, तो सुना इनका नाम? दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के. तो जो बाइडेन को उन्होंने हराया और इनका क्या हुआ था, पार्लियामेंट में वोटिंग हुई थी. ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे इंडिया में ऐसी सिचुएशन आई कि जैसे इंडिया में हम इसको बोलते हैं हंग असेंबली, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, वोट्स बहुत ज्यादा बट गए कि मेजोरिटी नहीं आ पाई, फिर एमपीज वोट करते. ठीक है, मतलब वहां का, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है. मतलब एमपी नहीं बोलते, वो मेंबर ऑफ कांग्रेस बोलते हैं. उनकी पार्लियामेंट का ऑफिशियल नेम इज कांग्रेस. जैसे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है ना, वहां पे पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे संसद है, उसके मेंबर्स को सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं. तो उनमें फिर वोटिंग हुई जिसमें कमला हैरिस वाज डिफीटेड बाय 226 वोट्स. ठीक है, काफी ज्यादा गैप आ गया, क्योंकि अमेरिका में ना बहुत ज्यादा वोट शेयर डिवाइडेड है. अमेरिका में नेटिव तो अमेरिकन कोई भी नहीं है. ब्लैक्स है, एशियंस है, चाइनीज है, यूरोपियंस है और कुछ ये साउथ अमेरिकन है. ये तो सारे वोट्स वे डिवाइडेड. अब जो इंडियंस हैं या जो एशियंस हैं या जो ब्लैक्स हैं, उन्होंने कमला हैरिस को वोट किया. तो कमला हैरिस पीछे से इंडिया के साथ कनेक्टेड है, मदर इंडियन, फादर जमैकन. ठीक है, तो इसलिए. नेक्स्ट, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे नवंबर 7 को ऑब्जर्व करते हैं, याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज मेलूरी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. बस, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी है नागालैंड की, तो आप याद रख सकते हो. ठीक है, तो ये हमारे 1 से लेके 10 नवंबर तक के करंट अफेयर्स थे सारे. हाँ जी, हाँ, मतलब वो जैसे 1 नवंबर 2 नवंबर को फिर वो अक्टूबर की न्यूज आ जाती है, पीछे पीछे चलते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज मिस हो गए थे, तो मैंने अक्टूबर के इसमें डाल दिए. ठीक है, चलो, तो कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है? अब बाकी आपकी तो क्लास है, जो आरबीआई के बच्चे, ऑफलाइन तो एक ही है, बाकी जो है ऑनलाइन वो भी उसके लिए ज्वाइन कर लो आरबीआई क्लास के लिए. बाकी जो बच्चे हैं, आपका टेस्ट है एम परीक्षा एप्लीकेशन पे. एसएससी में जाओगे तो आपको फिजियोग्राफी का टेस्ट मिल जाएगा. आपको मैंने जैसे बताया था, फिजियोग्राफी का टेस्ट है. और एक और टेस्ट है करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 का. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 100 क्वेश्चंस है बस उस टेस्ट में. ठीक है, तो वो टेस्ट भी आप चाहो, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं अक्टूबर के, जो पुराने बच्चे हैं वो तो दे ही सकते हैं, और आरबीआई वाले भी देंगे वो. ठीक है, चलो, थैंक यू.